इस वीडियो में हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। हमारे परिवेश के पदार्थ के अति लघु का वीडियो बना चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हो तो वो जाकर देख लें। और ये दूसरा वीडियो है लघु उत्तरीय प्रश्न का, ठीक है। ये सेकेंड पार्ट होगा लघु उत्तरीय का। अति लघु एक और वीडियो पहले इसके पहले बना चुके हैं, आप उसको नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। उसमें 2800 क्वेश्चंस का आंसर किया हुआ है। अब हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न के आंसर को, ठीक है। उदाहरण के साथ पहला नंबर क्वेश्चन है। उदाहरण के साथ पहला नंबर क्वेश्चन है, उदाहरण के साथ पदार्थ की परिभाषा लिखे। उदाहरण के साथ पदार्थ की परिभाषा लिखे। तब पदार्थ की परिभाषा तो हम लोग जानते ही हैं। उसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो था लघु उत्तरीय अति लघु उत्तरीय उसमें भी दिया हुआ था पदार्थ की परिभाषा क्या होती है। तो इसके लिए आप आ जाइए इधर आइए, आपको दिखा देते हैं हम। इच्छा अनुसार आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। वैसे चीज़ जो स्थान छेकता हो, आयतन हो, द्रव्यमान हो, वो सारी चीज़ क्या कहलाती है। अरे जितने भी चीज़ दिखाई देते हैं ना, सबके सब द्रव्यमान है, क्योंकि वो सारे चीज़ क्या करते हैं, जगह छेकते ही हैं। जो स्थान को छेक ले, द्रव्यमान हो, आयतन हो, सब क्या कहलाएगा, सब कहलाएगा पदार्थ। पदार्थ कोई भी एग्जाम्पल बोलेंगे, ईंटा हो गया आपका, कुछ भी बोलिए, बेंच हो गया, कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, सब के सब क्या है, पदार्थ ही है, सब पदार्थ है, ठीक है। तो पदार्थ के डेफिनेशन आपको दिया हुआ है, यहाँ देख लीजिए फर्स्ट चैप्टर में आके पेज नंबर 1 में सबसे ऊपर ये रेड कलर का, कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान, आयतन, ये सब अवरोध उत्पन्न करने की क्षमता हो, वो पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। ये लिख लेंगे, आपका 1 नंबर क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन को, देखते हैं कि सेकंड नंबर क्वेश्चंस क्या है। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है, उदाहरण के साथ द्रव्य की परिभाषा को लिखें। द्रव्य की परिभाषा लिख देंगे और उसके कुछ उदाहरण भी दे देंगे, ठीक है। द्रव्य की परिभाषा और उदाहरण, इसको भी देखते हैं। पेज नंबर 1 में ही द्रव का ही परिभाषा दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे चीनी के बारे में दिया हुआ है। ये चीनी इसका उदाहरण के लिए है, तो उदाहरण देखिए यहाँ 1 यहाँ से 2 लिखा हुआ है, यहाँ से आप यहाँ तक लिखिए, सब उदाहरण है। सोडियम क्लोराइड, चूना पत्थर, ये सब इसका उदाहरण है, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन जो है, ठोस और द्रव में कोई अंतर लिखना है। तो ठोस का घनत्व अधिक होता है, द्रव का घनत्व कम होता है, ये लिख सकते हैं। ठोस में रिक्त स्थान बहुत कम होता है, जिसके कारण वो मजबूती से पकड़ा हुआ रहता है, द्रव में कम होता है। ठोस में बहने की प्रवृत्ति नहीं होती है, द्रव में बहने की प्रवृत्ति होती है। ये 3 अंतर आराम से लिख सकते हैं। किताब में भी दिया हुआ है, बुक से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम आपको बुक से दिखा दे रहे हैं, बुक से ही लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3 अंतर दिया हुआ है। डिफरेंस, गुणों की तुलना में ही डिफरेंस लिख दिया जाता है, गुणों की तुलना में से डिफरेंस लिख सकते हैं। देखिए इसका अंतरा अणुक स्थान ठोस का बहुत कम होता है, इसमें द्रव में बहुत अधिक होता है। एक हो गया अंतरा अणुक आकर्षण बल अधिक होता है, इसमें कमजोर होता है। घनत्व इसमें उच्च होता है, इसमें निम्न होता है। 3 डिफरेंस आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्ध्वपातन क्या है, किन्हीं 3 द्रव्यों का नाम लिखे जो गर्म किए जाने पर ऊर्ध्वपातित हो जाते हैं, ठीक है। इसका कपूर, नेफ्थलीन, अमोनिया, ये सब आता है। चलिए इसको बुक में दिखा देते हैं, कहाँ से लिखना है आपको। देखिए पेज नंबर 4 में आपको ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया मिल जाएगी। वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ गर्म किए जाने पर बिना द्रव में परिणित, मतलब गर्म करेंगे तो द्रव में नहीं बदलेगा, सीधे वाष्प की अवस्था में बदल जाता है। इस वाष्प की ठंडा करने की जो विधि होती है, बिना द्रव में परिणित हुए वो सीधे मूल अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल बोला है लिखने के लिए, तो इसके एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अमोनिया क्लोराइड, उसके बाद में आपको आयोडीन, कपूर, नेफ्थलीन। शुष्क बर्फ किसको कहा जाता है, शुष्क बर्फ जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। इसमें से 3 एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका 4 का आंसर हो गया। अब देखते हैं 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, द्रव के हिमांक से आप क्या समझते हैं। द्रव के हिमांक से आप क्या समझते हैं। चलिए इसका क्वेश्चन आंसर दिखा देते हैं, आपको बुक में ही है। देखिए आंसर आपके सामने है। वह ताप, देखिए वह ताप जिस पर कोई पदार्थ
वह ताप जिस पर कोई पदार्थ द्रव की अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ द्रव की अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे द्रव का हिमांक कहलाता है, और यह प्रक्रिया द्रव का जमना यानी फ्रीजिंग कहलाती है। ठीक है, अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है द्रवण की गुप्त ऊष्मा क्या है। तो देखिए, द्रवण की गुप्त ऊष्मा क्या है, ये भी बुक में ही दिया हुआ है, इसको दिखा देते हैं आपको कहाँ से लिखना है। द्रवण की गुप्त ऊष्मा का आंसर यहाँ पे है। द्रवण की गुप्त ऊष्मा, ध्यान दीजिए, द्रवण की गुप्त ऊष्मा उसी को कहा जाता है वायुमंडलीय दाब पर किसी ठोस पदार्थ के, कोई भी ठोस पदार्थ अगर 1 kg का है, कोई ठोस पदार्थ 1 kg का है, तो उसके द्रवणांक पे द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए मतलब बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा जो होते हैं, 1 किलो ठोस को द्रव में बदलने के लिए, 1 kg कोई भी ठोस चीज़ है उसे द्रव में बदलने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसी पदार्थ के द्रवण की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। याद रखिएगा, इसमें द्रवण की गुप्त ऊष्मा जो होती है 3.347 × 10⁵ जूल प्रति kg होती है। ठीक है, द्रवण की गुप्त ऊष्मा जो होती है 3.347 × 10⁵ जूल प्रति kg होती है। ये आपका आंसर है, द्रवण की गुप्त ऊष्मा। द्रवण की गुप्त ऊष्मा का आंसर ये है। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा से क्या समझते हैं। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के लिए वही होगा, गैस के लिए होगा, 1 kg गैस से। देखिए, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा जो है वायुमंडलीय दाब पर किसी द्रव में 1 kg, देखिए वायुमंडलीय दाब पर किसी द्रव के, इसमें द्रव से गैस, द्रव 1 kg उसके क्वथनांक पर ताप के बिना परिवर्तन लाए द्रव से गैस में बदल जाना। 1 kg द्रव गैस में बदल जाना बिना कोई मतलब ऊष्मा के, उसमें ऊष्मा नहीं चाहिए। ठीक है, उसी को गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। इसमें गुप्त ऊष्मा में ऊष्मा दिखाई नहीं देती है, इसका गुप्त ऊष्मा होती है। ठीक है, परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा उस द्रव के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। तो अगर द्रव का गुप्त ऊष्मा पूछेगा तो उसका होता है 3.347 × 10⁵ जूल प्रति kg, और इसका जो होता है गैस का वाष्पन की गुप्त ऊष्मा वो होती है 22.59 × 10⁵ जूल प्रति kg। ठीक है, इसका अर्थ होता है कि 1 kg जल को उसके क्वथनांक पर वाष्प के पूर्णतः परिवर्तित करने के लिए उसको 22.59 × 10⁵ जूल ऊष्मा की आवश्यकता होगी, जो गुप्त रहती है 100 डिग्री सेल्सियस से एक्स्ट्रा में। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, आप कैसे सिद्ध करेंगे कि वाष्पन से ठंडक उत्पन्न होती है। देखिए, इसका आंसर खोजते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे है वाष्पन की क्रिया में ठंडक उत्पन्न होती है, पेज नंबर 7 पे है, मिल जाएगा पेज नंबर 7 पे। वाष्पन की क्रिया में ठंडक उत्पन्न होती है, वाष्पन की जो क्रिया होती है उसमें ठंडक उत्पन्न होती है। इसको सिद्ध कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वाष्पन की क्रिया द्रव की सतह पर होती है। सतह पर के द्रव के कण द्रव के भीतरी भाग से ऊष्मा ऊर्जा ग्रहण करके अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, जिससे ये गैस के रूप में वायु में चले जाते हैं। इससे द्रव का ताप कम हो जाता है और ये ठंडा हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वाष्पन की क्रिया से ठंडक उत्पन्न होती है। ये लिख देंगे, हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए एग्जाम्पल है सुराही वाला, जो मिट्टी के बर्तन को पानी रखा जाता है, मिट्टी के बर्तन में पानी रखा जाता है तो वो सोख लेती है ज़मीन, जिसके कारण क्या होता है, उसको भी वाष्पन ही कहा जाता है, जिसके कारण पानी जो है हमेशा के लिए ठंडा रहता है। राजस्थान वगैरह में सुराही ज़्यादा यूज़ होता है पानी को ठंडा रखने के लिए। ठीक है, अगले वीडियो में हम आगे 9, 10, 11 जितने क्वेश्चन बन गए वो बता देंगे। ठीक है, इस वीडियो में बस 8 तक ही आंसर रहेगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय।